लो भाई क्वेश्चन करिए। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये देखो जरा ये वाला क्वेश्चन करो। देखिए द वर्क फंक्शन, अच्छा ये तो करवा चुका हूं। इधर जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मिल नहीं रहा। चलो एक ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई इधर एक ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, एक ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। ये देखो ये ग्राफ है, करंट आई, वोल्टेज, ठीक है। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें पूछा गया है इन गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ given graphs show the variation of photoelectric current and applied potential for the two different materials and for two different intensities of incident radiation। लिखो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखिए। the given graph shows the variation of photoelectric current. The given graph shows the variation of photoelectric current I with the applied voltage V for two different materials and for two different intensities and two different applied voltage V for two different materials and for two different intensities of incident radiation। The given graph shows the variation of photoelectric current I and potential V for two different materials and for two different intensities of the incident radiation। Full stop। Identify the pairs of the curves. Identify the pairs of curves that corresponds to different materials but same intensity of the incident radiation। Identify the pairs of the curves that corresponds the different materials but same intensity of incident radiation। ऐसे यहाँ पे हमको ग्राफ बताना है जिसमें क्या हो, मटेरियल डिफरेंट हो बट इंटेंसिटी सेम हो। ऐसे कौन से दो पेयर हैं? देखो सर जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं जरा, यहाँ पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, मतलब से जिनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब मटेरियल सेम है ना। तो देखो यानी पर ये सेकंड जा रही है
है ना, और ये फर्स्ट जा रही है, ये फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों का मटेरियल सेम है, और थर्ड और फोर्थ का मटेरियल सेम है। लेकिन हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है ऐसी दो वेव्स बताइए जिनका मटेरियल डिफरेंट हो लेकिन इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो। यानी अब जरा देखो, सेकेंड और फोर्थ मटेरियल डिफरेंट बट इंटेंसिटी सेम, यानी एक पेयर बना सेकेंड एंड फोर्थ का, एंड पहला बना फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट एंड थर्ड ऐसा मटेरियल है जिसकी मटेरियल तो डिफरेंट है लेकिन इंटेंसिटी जो है हाई है ना। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये देखो सेकंड और फोर्थ वाला, साफ साफ दिखा है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। बस ये बात किनको पता होनी चाहिए, जिनको ग्राफ आता है, जिनको ग्राफ आता है वो आसानी से कर लेंगे। सर यानी यहाँ पे तो इंटेंसिटी सेम है, यानी किसकी किसकी इंटेंसिटी सेम है, फर्स्ट और थर्ड की, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है क्योंकि इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या है, ये तुम्हारे लिए मटेरियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पेयर बनेंगे इसमें, आंसर बस इतना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नहीं, when the light of wavelength when light of wavelength 400 nanometer, when light of wavelength 400 nanometer is incident on the cathode of photocell, the stopping potential recorded is 6 volt. The stopping potential is recorded 6 volt. First stop. If the wave of incident light is increased, if the wave of incident light is increased to 600 nanometer, 600 nanometer, calculate the new stopping potential। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार बना लियो। कैलकुलेट द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो इसको ऐसे करेंगे, क्या कह रहा है कि जब लैम्डा 1 की वैल्यू है 400 नैनोमीटर, देन V1 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आ रहा है 6 वोल्ट, है ना। तो लैम्डा 2 जब हमारा 600 नैनोमीटर हो जाएगा तो V2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है ना, आसान तो यही है ना भाई। h न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू नॉट प्लस EV नॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ना, वही लगा बात नहीं, इसको हम लोग W लिख सकते हैं क्योंकि तो इसकी हमें जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसी से, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं Hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू W प्लस EV1, ठीक है। For second case we can write here Hc upon lambda 2, we can write here W plus EV2। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। फोन आ रहा है क्या, फोन आ रहा है, ठीक है। ये हुआ, तो बस अब हम लोग क्या करें इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट माइनस सेकंड, सॉरी सेकंड माइनस थर्ड, ये करेंगे पहले, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि W खत्म हो जाए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Hc अब कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, अब दिस माइनस दिस क्या, W खत्म ना, चलो लिख लो भाई, W माइनस W, E कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2, ये तो 0 हो गया, E भी इधर आ गया, Hc अपॉन E 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2, V1 माइनस V2, ठीक है। अब क्या चाहिए, V2 चाहिए,
वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। लैम्डा में कितना है 1/400, 1/400 और ये 10 पावर बाहर ले लो, 10 पावर माइनस 9 माइनस 1/600, 6 माइनस v2। तो ये पूरा सॉल्व करो भाई। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये, जब इसको सॉल्व करोगे v2 आंसर आ जाएगा 4.97 वोल्ट। अब इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्या रखेंगे, हाँ ठीक है, में से और माइनस साइन बाहर कर तो दिया। कोई डाउट है इसमें, कैसे किया, हो गए, वही लड़के हुआ। तुम यार इतने दिन कहाँ गायब थे, ऐसे तो नहीं आएगी फिजिक्स। फिजिक्स मतलब डिसकंटिन्यूटी जहाँ हुई वहीं से ग्राफ टूटा, है ना। लिखिए, और आया भी है बोर्ड में, ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, radiation of two frequencies, radiation of two frequencies nu1 and nu2 are made, radiations of frequencies nu1 and nu2 are made to fall in turn, are made to fall in turn, comma, on a photosensitive surface, are made to fall in turn, comma, on a photosensitive surface, full stop. The stopping potentials required for the stopping the most energetic electron, the stopping potential required for stopping potentials required for stopping the most energetic electron in the two cases are V1 and V2 respectively. The surface most energetic electron. Most energetic electron in the two cases are V1 and V2 respectively. Full stop. Obtain the formula for determining Planck constant. Obtain a formula for determining Planck constant and the threshold frequency in terms of these parameters. In terms of these parameters. क्वेश्चन फिर से एक बार बोल दे रहा हूं. Radiations of two frequencies nu1 and nu2 are made to fall in turns on a photosensitive surface. The stopping potentials required for stopping the most energetic electrons in these two cases are V1 and V2 respectively. Obtain the formula for determining Planck constant and threshold frequency in terms of these parameters. मतलब h और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए इन्हीं पैरामीटर्स में. क्या हुआ, नहीं कर पाओगे? हाँ करो, हो जाएगा, बहुत अच्छा है. बिल्कुल कर लोगे. देखिए भाई, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग. करो करो करते रहो. जब nu1 फ्रीक्वेंसी थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 था, nu2 फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v2 है. ओके सर, हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, E = W + K. वी कैन राइट हियर h nu = h nu नॉट. ओए बात नहीं, Ev, ठीक है ना. तो hc अपॉन h nu1, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन नहीं, CC अपॉन लैम्डा की जरूरत नहीं है. h nu1 W
K1 minus K2 upon Q1 minus Q2 है क्या? फिर से बोलो। K1 minus K2 upon Q1 minus तो Q2 सेम ही रहेगा ना? सेम प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस 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 कैंसिल हुआ पूरा, h कॉमन, v1 माइनस v2 e v1 माइनस v2, you can write here v1 माइनस v2 अपॉन, देखो भाई h आ गया, h आ गया नहीं आ गया, क्लियर है। अब बात करें सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। तो अब सेकंड इक्वेशन पहले लिख लें, h1 h न्यू नॉट प्लस ev1 सॉरी। तो अब h की वैल्यू रखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले लें पहले, u1 माइनस न्यू नॉट ev1 है ना, इसकी वैल्यू रखो e v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस न्यू2 इंटू u1 माइनस न्यू नॉट ev1, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, न्यू नॉट निकालना है बस। सर इसको K लिख दीजिए, K1 minus K2 और K1 लिख दीजिए उधर। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको पूरे को नहीं तो K1 minus K2 इसको केवल इसको E1 को P को मल्टीप्लाई करके E1 minus EV2 हो जाएगा। हाँ तो K1 minus K2 हो गया, उधर EV1 ये कहाँ है यहाँ पे, K के टर्म में नहीं निकालना क्या? के क्या है, K काइनेटिक है ना? सर ये जो के रखना ही नहीं, हमें v1 v2 रखना है ना। आपके टर्म्स में चाहिए ना। हाँ तो हमें, मैंने क्या बोला, जो पैरामीटर्स बोले उसी के टर्म में रखना है, मेरा आ गया उसमें K इक्वल टू EV नॉट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तुमको करना क्या है, चाहे तो ये e को तुम हटा सकते हो, ठीक है, e को तुम हटा लिया, ठीक है। अब तुमको चाहिए क्या, तुमको इसको पूरे को चाहे तो कुछ लेट कर लो, क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू से हटानी है, ठीक है। यानी पूरा देखो हम लिखते हैं v1 माइनस v2 v1 माइनस v2 v1 माइनस न्यू और V में कोई ये v1 इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, न्यू नॉट v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस, ठीक है। अब जरा एक आसान तरीका जानते हो क्या है, मैं अगर इसी से पूरे से डिवाइड कर दूंगा तो सिर्फ इसमें बचेगा, बाकी सब में तो हट ही जाएगा। यहाँ से आएगा न्यू1 माइनस, ये हो जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2 अपॉन v1 माइनस v2 इंटू v1 न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, आसान हो जा रहे, न्यू1 v1 माइनस v2 माइनस v1 v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस v2। ओए गधे, तो व्यास करोगे, व्यास क्या होगा, न्यू1 v1 माइनस न्यू1 v2 माइनस v1 न्यू1 प्लस न्यू2 v1 अपॉन v1 माइनस v2। देखो 1 से 1 वाले कैंसिल हो गया, नॉट, ठीक है। हाँ ठीक है, कोशिश करो। इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10 से 10, कितना हो जाएगा, न्यू2 v1 माइनस न्यू1 v2 अपॉन v1 माइनस v2। देखो आ रहा है, ये यही आंसर है। मैं बता रहा हूँ कैसे, सुनो, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो हो गया होगा सारा। यहाँ से h की वैल्यू उठानी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना था, तो हमने क्या किया सर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको इधर लेके गए, h की वैल्यू पुट कर दी, e से ही तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने चलो ठीक है मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया और इस न्यू वाले की वैल्यू तो इधर आ रही है और ये v1 इधर जा रहा है, तो v1 जब इधर आया तो माइनस साइन के साथ, न्यू जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई तो होना ही था, ये हो गया।
अब मैंने इस इक्वेशन से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये पूरा खफा, ये यहां से सफा हो गया। लेकिन जब नीचे आएगा तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, है ना, इतनी हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया और पूरा सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है ना, कोई डाउट? नोट कर लो, 3 नंबर मुझे दे दीजिए। ये 3 नंबर का है। आज हम लोगों को करना है मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। देखो हेडिंग डालिए, मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स, मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। ये तुम बोला है नोट्स ऐप से वो नोट हटा दिए, ऐप से नोट हटा दिए। हाँ नोट्स पढ़े थे ना पहले, पढ़े हैं अब नहीं दिख रहा है। मतलब टाइम, उनका टाइम ड्यूरेशन हट गया होगा। हाँ चलो देखो भाई, आज हम लोग करना है मैटर वेव्स या इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनना। देखो जैसे सबको पता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आया, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को विद एक्सेलरेशन a फेंक दूं तो क्या होगा, इसके पीछे एक वेव एसोसिएटेड होगी और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कि नहीं होती, बोलो। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बात समझ आई थी ना। तो जब यहाँ पे एक डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाया है क्योंकि उसमें चार्ज था, तो मान लो मेरे पास चार्ज नहीं है और मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर फेंकता हूं तो इसके पीछे भी एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए। और उसी वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। कहोगे सर क्या वाकई ऐसा जनरेट होता है? तो अब एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान सुनना। एक पत्थर लें, पत्थर में एक धागा बांधें और पत्थर को बड़ी तेजी से फेंक दें, आप क्या देखेंगे, जो धागा है वो वेवी नेचर में ऐसे मूव करेगा, करेगा ना करेगा? बोलो कर रहे हैं ना वे लड़के? मैंने क्या बोला कि अगर पत्थर जो है, पत्थर में धागा बांधा और पत्थर को बड़ी तेजी से आप फेंकोगे, क्या होगा, वो धागा जो है वेव नेचर में ऐसे हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो जरूरी नहीं है कि उस पार्टिकल में चार्ज होना ही चाहिए तब वेव एसोसिएट होगी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो क्या कर सकता है, वो अपने पीछे एक वेव एसोसिएट कर सकता है और उसका उन्होंने नाम दिया मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। आई बात समझ में? क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको रिलेट कैसे किया उन्होंने, जैसे आइंस्टाइन की इक्वेशन से उन्होंने देखा था E = h/nu, या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन थी E = h/nu, अभी फोटोन की थ्योरी के हिसाब से, है ना, बोलो भाई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिसाब से आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है ये वाली, बोलो यार बात करते हो तुम लोग। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन राइट हियर h/nu = mc², वी कैन राइट हियर hc/λ = mc²। तो c से c कैंसिल हुआ, तो यहां से लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, h/m × c। we can write here this one is what, this one is the momentum of electromagnetic wave, this is the mass of photon, this is the speed of light। तो इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो क्या हो गया, p यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ था, p डिफाइन हुआ था सर, ये मोमेंटम ऑफ वेव जनरेट हो गया था ना, तो लैम्डा = h/ मोमेंटम ऑफ द वेव। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर मेरे पास, जरूरी नहीं है कि फोटोन के बराबर मास हो, मेरे पास कोई मास होगा और स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम नहीं ट्रेवल कराएंगे तो क्या हुआ, कोई मतलब वेलोसिटी से तो कराएंगे, तो लैम्डा = h/mv यहाँ पे हो गया। सो हम लोग यहाँ पे किसी पार्टिकल के लिए ये भी लिख सकते हैं h/p। तो यही रिलेशन हमारे लिए इस वेव के लिए भी आ रहा है, और ये कौन सा वेव है, मैटर वेव। कौन सा है, या डी ब्रॉगली वेव्स। और इस वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
ठीक है ना। और एक रिलेशन और आया है कि सर ये तो मोमेंटम के टर्म्स में है, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो क्या होगा, सबको पता है K = p²/2m, ये रिलेशन होता है ना। तो P = क्या हो जाएगा, √2km। तो यहां से इसी फॉर्मूले का एक रिलेशन बन गया, λ h/√m/k2, ये आया। तो एक रिलेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पार्टिकल के मास से रिलेटेड ये भी आ गया। काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दी जा सकती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दी जा सकती है। तो Q × V लिख देते तो क्या होता, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से h/√2mq × V ये भी हो सकता है। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, 101% आएगा। बता ये रहे, ध्यान सुनिए लड़के, हम यहाँ से रिलेट करना चाहते हैं। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिलेट किया है। पहले उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको अगर आप एक्सेलरेट कराते हो तो एक वेव एसोसिएट होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उस पे एनर्जी ये होगी कि नहीं होगी, तो कहना हाँ होगी। E = mc² भी फॉलो करता है कि नहीं करता, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो कि वेरिएबल मास के हैं जिसका मास स्मॉल m है। बोलो भाई। तो अगर ये दोनों चीजें रिलेट हो रही हैं तो दोनों को रिलेट करते हुए उन्होंने एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उसकी वेवलेंथ निकाली और रिलेशन निकाला किसके बीच में, वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड मोमेंटम ऑफ द वेव के बीच में। ये किसके लिए काम हो रहा था, ये काम उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डेवलप हुई थी। फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करवाएंगे तो उनसे एक वेव एसोसिएट होगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एनर्जी रिलीज करेगी तो E = hν बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। और अगर फोटोन के टर्म्स में बात करेंगे तो E = mc² हो जाएगा, क्योंकि जिनका उनका जो फोटोन जनरेट हुआ है उसका मास अगर m है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो E = mc² हो गया बाय आइंस्टीन इक्वेशन। चार्ज देख रहे हैं क्या, न्यू क्या है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। पार्टिकल ले रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट जब कराया तो जो वेव एसोसिएट हुई है उस वेव को हम लोग उसके यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे। हाँ, जब चार्ज पार्टिकल को ही फेंकोगे तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएट होती है। अभी आप बोले बिना चार्ज के, पहले मेरी बात सुनो ना, मतलब यहाँ पे इनको इस एग्जांपल को लेते हुए वो इधर आए थे डी ब्रॉगली, इसी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए इधर वो आए। तो डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और उसको जब फेंकते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, तो आप क्या देखेंगे, उसमें एक वेव एसोसिएट हुई है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी रिलीज हो रही है तो E = hν, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हो सकती है। और दूसरी एनर्जी अगर हम देखेंगे कि वेव है, फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से आ रहे हैं, तो E = mc², आइंस्टीन इक्वेशन। ये हो गई कि नहीं हो गई, दोनों ही एनर्जी जब एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं तो दोनों को इक्वेट करके हम लोग यहां से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, यहां आ गए। ये m × c, मास ऑफ फोटोन × स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या ये मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया कि नहीं हो गया, मोमेंटम ऑफ द वेव हो गया कि नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर यहाँ पे जो वेव एसोसिएट हुई है उसका मोमेंटम यहाँ पे ये है और यहाँ पे देखिए लैम्डा वेवलेंथ उसका जनरेट हो गया, जो वेव जनरेट हुई उसका वेवलेंथ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो तभी वेव एसोसिएट होगा। अगर आप पार्टिकल लेते हैं जिसका मास स्मॉल m है, उसको अगर v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो भी तो लैम्डा = h/mv रिलेशन आ सकता है, बोलिए। और हम लोग भी बोल सकते हैं कि जो ये p यहाँ पे आया है मोमेंटम, वो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कह दीजिए और या फिर उसी के थ्रू जो जनरेट हुई है वेव उसको बोल दीजिए, और वो जो वेव जनरेट हुई है उसी का नाम हम लोग रख देते हैं मैटर वेव, या हमने खोज की है तो हमारे नाम से रख दो डी ब्रॉगली वेव। बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब जब यहाँ पे आ गया डी ब्रॉगली वेव्स की हाइपोथेसिस कैलकुलेट हो गई, तो लैम्डा = h/mv, where m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle, where p is the momentum of the particle, or we can say that wave associated with this particle। ठीक है, जब यहां से हो जाएगा तो लैम्डा = h/p हो गया। तो कहोगे सर अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रिलेशन बताएं तो जो वेव एसोसिएट हुई है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा के टर्म उसमें मोमेंटम के टर्म में तो रिलेशन आ ही रहा था,
काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या रिलेशन होगा कि अगर पार्टिकल पास काइनेटिक एनर्जी होती तो लैम्डा से क्या रिलेशन होता, तो p k = p²/2m होता है ना। काइनेटिक एनर्जी = मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। बोलिए ये पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े हो ये चीज? 11 में पढ़े हो ना, आराम से आया था ये। 11 में नहीं पढ़ा? चलो हाँ? अरे केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो ये। p = mv होता है, v की वैल्यू p/m लिख सकते हो। ओए यार v = p/m हो जाएगा, k की वैल्यू हाफ m v²। ये भी उठा के रख दो। लो भाई ठीक है, अब आया था ना। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन ये आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखो कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर के टर्म में भी हो सकता है, 3/2 kT। याद करिए, है ना। ये कब है? 3/2 kT का पढ़ा है वो लड़के। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT कौन चैप्टर में पढ़े थे? ये पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ दिया जा रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दे दी जाए तो k = q × v। q × v क्यों? ओए लड़के q × v क्यों दिया गया यहाँ पे? सपोज अगर मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? और जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल के पास तो मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो वेव एसोसिएट करेगा, उसकी वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा ये। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक। तो मैटर वेव्स की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे। नहीं अभी तो नहीं, पहले डेफिनेशन। यार इतना क्या पढ़ा था देखिए, the waves associated डी ब्रॉगली के DE ब्रॉगली मतलब B और ROGLIE डी ब्रॉगली वेव्स। और आप इसमें थ्योरी में लिख लो the waves associated with the material particles in motion, the waves associated with material particles the waves associated with material particles in motion are called matter or de Broglie waves. Matter or de Broglie waves. The waves associated with material particles in motion are called matter or de Broglie waves, and their wavelength is known as de Broglie wavelength. डी ब्रॉगली वेव इसके क्या? डी ब्रॉगली वेव known as de Broglie wavelength। फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेना de Broglie wave equation। इधर de Broglie wave equation, और इसमें लिख लेना कंसीडर अ फोटोन consider a photon as an electromagnetic wave of frequency nu then by Planck quantum theory, by Planck quantum theory, by Planck quantum theory, E is equal to h nu, E is equal to h nu, equation number first। ठीक है ना। अब नीचे लिखना कंसीडर फोटोन एज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, consider photon as a particle of mass small m
then energy associated with it is given by Einstein theory. Energy associated with it is given by Einstein's mass energy relationship. तो considering photon हमेशा speed of light से travel करेगा. Considering photon as a particle of mass small m, the energy associated with it given by mass energy relationship. दूसरा आ गया ये क्वेश्चन है ना. हाँ, फिर यहाँ तक आ जाओ, लिख लेना. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन. हाँ, ठीक है. यहाँ तक हो गया. यहाँ तक हो जाए तो बताना. सर एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.63 ठीक है. ओके. अच्छा, अब जब ये हो गया तो नीचे लिखना. According to de Broglie hypothesis, it must be true for material particles. मतलब ये तो फोटॉन के लिए निकाला है इन्होंने. तो जो चीज फोटॉन के लिए यहाँ पे वैलिड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहे हैं, वही चीज कोई मटेरियल पार्टिकल के लिए भी वैलिड हो सकता है. इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना, या नॉर्मल कोई पार्टिकल के लिए जिसके पास मास m हो और वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, है ना. तो उन्होंने कहा कि अगर फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल होकर के एक वेव दे सकता है, तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल जिसके पास स्मॉल m मास है और अगर वो मूव कर रहा है तो वो भी एक वेव दे सकता है, और वही वेव कहलाती है मटेरियल. आगे बात समझ में. नीचे लिख लो. अकॉर्डिंग टू de Broglie hypothesis, it must be true for material particles like electron, proton, neutron, etc. Electron, proton, neutron, etc. Hence, full stop के बाद. Hence, a particle of mass small m moving with velocity v must be associated with a wave called matter waves of wavelength lambda. ठीक है ना. और लैम्डा उधर आ गया, वो देखो लिखा है. हाँ, पूरा नोट कर लो, क्योंकि लैम्डा के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए. कौन कौन से लैम्डा के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए ना. एक तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, दूसरा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन km, और लास्ट वन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2mqv. और एक बात बता दूं, इससे क्वेश्चन आता है इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड. बहुत ही चूरन क्वेश्चन आता है. अभी कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा. हाँ, देख लो. चल,
क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है, देखो, इफ टू पार्टिकल्स, है ना, टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, सॉरी सेम चार्ज एंड डिफरेंट मासेस, if two particles of same charge and different masses are accelerated in potential difference v, देखो, two particles, if two particles of same charge and different mass, if two particles of same charge and different mass are accelerated with the same potential difference v, then graph shows versus, then graph shows between, graph shows between wavelength of the wave associated, wavelength of the wave associated by particles to the potential difference, then identify which have higher mass, which have higher mass, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जरा बताओ बेटा कि यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं वो कैसा ग्राफ बनेगा, लैम्डा वर्सेस 1/√v के बीच में जो ग्राफ गिवन है वो ये गिवन है, तो a और b, ठीक है, ये ग्राफ गिवन है। तो पूछा गया है कि किसका मास ज्यादा होगा, a का या b का। पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल b है, तो किसका मास ज्यादा होगा। दो मटेरियल्स के लिए ये ग्राफ बना के दे दिया गया। नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे नहीं समझे? बताओ भाई। सर ये क्या है सर? हाँ, ये जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस था ना, वो डायरेक्टली v में ना ग्राफ बन करके 1/√v में ग्राफ दे रहा है, v पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसका मास ज्यादा होगा, a का या b का? b का मास ज्यादा होगा। कितने लोग कह रहे हैं? कैसे? देखो भाई, हाँ, अब इस तरह से नहीं करना है, फॉर्मूले पे जाना है, फॉर्मूले पे। देखो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m³ इज इक्वल टू 1/√v। वी कैन राइट हियर, बोलो बच्चे, लिख सकते हैं ना? ओके, सो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय y इज इक्वल टू mx, देखो ये x की तरह ट्रीट करेगा, ये y एक्सिस की तरह, तो ये पूरा स्लोप है कि नहीं है? तो बोलो बेटा, ये स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा, ये स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा? अब ये कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, बचा क्या? m। तो जिसका मास कम उसके लिए स्लोप ज्यादा, यानी सर जो पहले वाले का देखो स्लोप तो ज्यादा है, इसका θ1 है, इसका θ3 है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए मास क्या होगा? कम होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं सर tan θA इज ग्रेटर देन tan θB, यानी a का स्लोप ज्यादा है तो a का जो मास होगा वो क्या होगा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिलेशन देखिए कैसा है, इनवर्सली रिलेशन। आ रही समझ नहीं आ रही? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, ऐसा पूछा जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है और बोला जाता है दो पार्टिकल्स हैं जिनका सेम चार्ज है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब उनको एक्सेलरेट कराएंगे तो उनकी वेव का इक्वेशन में ऐसे ग्राफ बनेगा। तो बताओ किस पार्टिकल का मास जो है ज्यादा है और किसका कम है? हाँ,
कि वो कैसे करेंगे, जैसे इस बच्चे ने बोला कि सर जिसका मास कम होगा उसके लिए ज्यादा या कम, ऐसे ही वो रिलेट करेंगे और गलत कर देंगे। चलो जल्दी लिख, लैंग्वेज लिख लो। लैंग्वेज क्या लिखोगे? दिस इक्वेशन विल बी ट्रीटेड एज y इक्वल टू mx, है ना। तो स्लोप क्या हो गया? ये पूरा कांस्टेंट टर्म स्लोप हो गया। एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट मास। तो अगर ये वैल्यू को ज्यादा करना है तो मास की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। उत्तर में क्या हो जाएगा? उत्तर किस तरह में? मान ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी इस तरह मत करोगे। देखो जब कभी भी ये कंपैरिजन ये ऐसे आ जाए तो स्लोप से ही होते हैं। y वाला स्लोप मान। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये करना ही आता है सर, यहाँ बैठे हाँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ तो मैं बंद कर लेता हूँ। चलो लिखो। चाहता हूँ इसमें तुमको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में नहीं देना चाहता हूँ। हाँ ये लिखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग लिखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, the d Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda. d Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda. Full stop. What would be the wavelength of the particle? The d Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda. Full stop. What would be the wavelength of the particle? What would be the wavelength of the particle? If its kinetic energy were k by 4. If its kinetic energy were k by 4. अभी रिलेशन क्या होता है सर? लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में आपने रिलेशन बताया है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। एवरीथिंग्स आर कांस्टेंट, सो वी कैन राइट हियर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन राइट हियर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट k2 by k1। ठीक है, लैम्डा पहले था, अभी पता नहीं कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी अब k by 4 हो चुकी है, पहले कितनी थी k। यहाँ से लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लैम्डा 2 की वैल्यू बोलो, आया नहीं आया? ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा ये। पॉइंट 2 का नहीं, 1 नंबर का आएगा ये। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखिए 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 लिखिए। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential, accelerated through the same potential, full stop. Which one of the two has, number 1, which one of the two has, number 1, greater value of the Broglie wavelength associated with it? Which one of the two has, number 1, greater value of the Broglie wavelength?
the value of peak oxygen. Number 2, less kinetic energy. Number 2, less kinetic energy. Number 2, less kinetic energy. Justify your answer. मान बता दीजिए किसका? 2 टाइम्स होता है, ये नहीं पता। ट्वाइस होता है ना। अब सुनिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ना, रोहित, ये क्वेश्चन दिया है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको मास और चार्ज का रिलेशन नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनो फिर से। वो यार बात करता है, ऐसे क्वेश्चंस कंपैरिजन वाले एक और जरूरी होते हैं, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक में, हाँ, R इक्वल टू mp/qb, वहां पे जरूरत होती है और दोबारा यहाँ जरूरत होती है। बच्चा भूल जाता है और कई बार तो न्यूट्रॉन जब यूज कर लेते हैं तो बच्चे को दिक्कत होती है। तो ध्यान सुनना, प्रोटॉन के लिए मास अगर है स्मॉल m, चार्ज है E, अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स चार्ज, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है 2 टाइम मास होगा, चार्ज सेम होगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। चलो देखो भाई, बहुत आसान। तो अगर लैम्डा प्रोटॉन h/√2m/q × k, ये सब प्रोटॉन के लिए है। अल्फा पार्टिकल h/√2m/q k, ये अल्फा अल्फा अल्फा, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, डिवाइड कर दिया। ध्यान सुनो, तो जब डिवाइड करोगे तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं एक्सेस टू कैंसिल आउट, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, वी कैन राइट हियर 2 से m अल्फा q अल्फा k अल्फा अपॉन